आज है 2 फरवरी और हम आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। क्योंकि कल बजट पेश हुए तो ज़्यादातर न्यूज़ जो है वो बजट से रिलेटेड है। अ, कल अनाउंस हुआ कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे 30% टैक्स पड़ेगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मतलब क्रिप्टो करेंसीज होती हैं और एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स, ठीक है। उसके बाद आरबीआई ने कहा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड वो डिजिटल कॉइन या डिजिटल रुपी इशू करेंगे, ठीक है। उसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं, सीबीडीसी, ठीक है। फिर जो पोस्ट ऑफिसेज हैं इंडिया में उनको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा और वो जैसे बैंकिंग सुविधाएं देती हैं, मतलब ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करना या अकाउंट चेक करना वगैरह, वो सब वहाँ से पॉसिबल हो पाएगा। फिर जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू था वो जीडीपी का 10.3% था 2021 में, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो टैक्स थे, मतलब मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, उनको घटा के 15% कर दिया गया। पहले ये 18.5% थे। क्योंकि जो कंपनीज टैक्स देती हैं वो भी 15% ही थे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के घटाए नहीं गए थे, ये अभी घटाए गए हैं। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स होता है जैसे कंपनियों पे जो टैक्स पड़ता है, ठीक है, तो उनको कई एडिशनल बेनिफिट दिए जाते हैं और प्रॉफिट पाने के बावजूद भी वो अपना मतलब टैक्स घटवा लेती हैं। इवन कई बार तो ये होता है कि वो टैक्स नहीं देती हैं, ठीक है, इंसेंटिव या कुछ और शो करके या कोई और ट्रिटी के सहारे। तो फिर एक अलग से टैक्स जोड़ा गया कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपको एक मिनिमम टैक्स देना ही पड़ेगा, आप कितना भी इंसेंटिव शो करो, ठीक है। वही है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स इंटेंसिव बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए। अभी ये खत्म हो रहा था इस साल मार्च 31 को, इसको 1 साल और बढ़ा दिया गया, 2023 में खत्म होगा, ठीक है। इसमें ये था कि जैसे कोई नया स्टार्टअप शुरू होता है तो उसको 3 साल तक क्या कहते हैं, 3 साल तक टैक्स नहीं देना था, ठीक है। और ये सुविधा खत्म हो रही थी इस साल, इसको बढ़ा के अगले साल तक कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एसिलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। ये एक तरह की स्कीम है जिसमें जो कंपनियां, नॉर्मली फॉरेन कंपनियां, अगर वो एग्जिट करना चाहती हैं मार्केट, मतलब यहाँ अपना बिजनेस खत्म करके जाना चाहती हैं, तो इसके थ्रू वो तेजी से जा पाएंगी। अभी क्या होता है कि कई सारे नियम है जिसको कह सकते हैं, उसको फॉलो करने के बाद ही वो एग्जिट कर पाते हैं। उसमें बहुत टाइम लग जाता है, कई कई बार तो 5-6 साल लग जाता है, ठीक है। फिर नेशनल मास्टर प्लान के अंदर में गति शक्ति लॉन्च हुआ है। ये एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसमें रेलवे, हाईवे, वाटरवेज सारे इंक्लूड हैं, ठीक है। फिर हाउसिंग फॉर ऑल का एम है कि 80 लाख घर बनाने हैं 2023 तक, ठीक है। और डिफेंस में टोटल एलोकेशन जो है वो 4.43% बढ़ा है। इस बार बजट में पड़ोसी देशों के लिए असिस्टेंस भी अनाउंस हुए हैं, जैसे भूटान के लिए 2,266 करोड़, मॉरिशस के लिए 900 करोड़ और नेपाल के लिए 750 करोड़। और भी देशों के लिए अनाउंस हुए हैं पर ये ज़्यादा थे इसलिए मैंने लिख दिया। उसके बाद एमएसएमई के लिए 2 स्कीम्स हैं, मतलब और भी हैं, ये मेन है। और एक पुरानी स्कीम है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये इस साल खत्म हो रही थी, इसको एक्सटेंशन दिया गया, ये 2023 मार्च में खत्म होगी। उसके बाद रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम। उसके बाद है गवर्नमेंट विल इशू ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड मतलब जो रीन्यूएबल प्रोजेक्ट होते हैं, कोई भी इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए जब पैसा बॉन्ड के थ्रू रेज करते हैं तो उसको ग्रीन बॉन्ड कहते हैं, उस बॉन्ड को, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 2022-23 मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये जॉब क्रिएशन को इंकरेज करने के लिए है ये स्कीम। उसके बाद किसान ड्रोन बेसिकली ड्रोन का यूज फार्मिंग में करने को लेकर है, ठीक है। जैसे डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड या इंसेक्टिसाइड या न्यूट्रेंट को स्प्रे करना वगैरह, ठीक है। फिर है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, ये इसको प्रमोट किया जाएगा। जो गंगा नदी है उनके 5 किलोमीटर के दायरे में, मतलब उनके बैंक के जो दोनों साइड बैंक होते हैं उनके 5-5 किलोमीटर के दायरे होते हैं, वो उत्तराखंड से लेके वेस्ट बंगाल तक, मतलब उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल तक वहाँ पे ये प्रमोट किया जाएगा केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। फिर है रेलवे के लिए, इन्होंने बताया कि 2000 किलोमीटर के जो नेटवर्क हैं उनको कवच के अंडर में लाया जाएगा। कवच एक तरह का सेफ्टी लेवल है,
इसमें बताया गया कि इस सेफ्टी लेवल पे 10,000 साल में कभी एक आध वो गलती होती है, मतलब ना के बराबर समझ लीजिए। फिर बताया गया कि 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये कॉन्सेप्ट लाया गया है जो लोकल बिजनेस है या सप्लाई चेन है उनको बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद जो रेलवे का शेयर है इस बजट में वो 3.6% का है, मतलब जो पैसा एलोकेट हुआ है रेलवे के लिए। उसके बाद इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी वो 4,76,000 मेगावाट होगी 2021-22 तक, ठीक है। और ये बढ़ने की उम्मीद है 8,17,000 मेगावाट 2030 तक। उसके अभी कोप 26 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पिछले साल हुआ था। वहाँ पे इंडिया और यूएस ने एक एग्रीमेंट कह सकते हैं किया था कि जो 4.5 लाख का 4.5 लाख मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी 2020 तक क्रिएट करना है, मतलब दोनों लोग मिलके इतना क्रिएट करेंगे। सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी के हिसाब से जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है इंडिया में, उसका सिर्फ 11.8% सोलर एनर्जी से आता है, बाकी अदर सोर्सेस है, ठीक है। इंडिया का जो टारगेट है कि 2030 तक 50% एनर्जी जो है रिक्वायरमेंट वो रीन्यूएबल एनर्जी से आएगा। उसके लिए इनका टारगेट है कि जो नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी होगी उसको 5 लाख मेगावाट तक बढ़ाना है 2030 तक, और उसमें भी 2,80,000 मेगावाट के सोलर एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी इंस्टॉल होगी 2030 तक, ठीक है। उसके बाद है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम। ये स्कीम दो तीन स्कीम है उनको मिला के बनी है, जैसे आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान और नेशनल क्रेच फैसिलिटी। क्रेच फैसिलिटी वो होती है जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनका देखभाल, ठीक है। फिर श्रेयस स्कीम है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर स्कीम। ये जो SC ST OBC और EWS स्टूडेंट होते हैं उनके लिए है। और फिर है पर्वतमाला स्कीम और वाइब्रेंट विलेज स्कीम। ये जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं और पहाड़ी स्टेट्स हैं, वहाँ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये दोनों स्कीम शुरू की गई हैं। फिर है सिरुवानी डैम, ये सिरुवानी रिवर पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में है। उसके बाद लेक अल्बर्ट, ये युगांडा और कॉन्गो के बीच में है। इसकी जो बेड है उसके नीचे उसमें बहुत कहते हैं क्रूड ऑयल है। अभी फ्रेंच और चाइनीज कंपनियों ने कोलैबोरेट किया है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, इसलिए ही न्यूज़ में था। उसके बाद नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उनको एड्रेस करने के लिए है। और अभी जो लॉकडाउन और पैंडेमिक इसके कारण कई लोग डिप्रेशन में चले गए या एनग्जाइटी होने लगी, उसको एड्रेस करने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। उसके बाद जो डिफेंस कैपिटल प्रोक्यूरमेंट होगा उसका जो 68% है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री से आएगा, ये कल अनाउंसमेंट हुआ है। फिर वन क्लास वन चैनल इनिशिएटिव, ये PM ई विद्या के अंदर में लॉन्च हुआ है। इसमें है कि 200 चैनल्स लॉन्च होंगे, हर क्लास के लिए अलग अलग चैनल, ठीक है, और सारे रीजनल लैंग्वेज में, मतलब उड़िया के लिए और उड़िया के लिए और तेलुगु के लिए, हिंदी के लिए, मलयालम के लिए, ठीक है। फिर एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ये भी नहीं बताया कि इसका सेटअप क्या होगा या कैसा होगा। फिर है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इसमें केन बेतवा का सबसे पहले अभी रिसेंटली पैसा एलोकेट हुआ है उसमें। हालांकि केन बेतवा पहले भी न्यूज़ में था, पर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि केन जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से होके बहती है, और केन से बेतवा को लिंक करने के लिए जो कैनाल खोदनी थी वो पन्ना टाइगर रिजर्व से होके जाएगी, और उसमें फिर इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन वाली बात आ जाती है, इसलिए वो प्रोटेस्ट हुआ और फिर बंद हो गया था। अब फिर से नई स्टडी की गई और मिटिगेट करने की कोशिश की गई है। तो केन और बेतवा, इसमें केन का पानी बेतवा में जाएगा, केन और बेतवा दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और भी कई नदियां हैं जिनको स्टडी की गई है और उनके ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं उनको इंटरलिंक करने के लिए, जैसे दमन गंगा पिंजल, तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी, ठीक है। उसके बाद है भारत नेट। भारत नेट जो है जो इंडिया के सारे विलेजेस हैं उनको हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करना है 2025 तक। ये टारगेट पहले 2023 तक था, लेकिन अभी कंप्लीट होता नहीं दिख रहा है, तो वो लाइन एक्सटेंड कर दी गई, 2025 तक करेंगे। फिर है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनेंगे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, इनको बनाएंगी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो। उसके बाद है वर्ल्ड नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज डे, ये 30 जनवरी को था, और इसकी थीम थी अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिसीजेज, ठीक है। उसके बाद PR श्रीजीस हैं
ये हॉकी प्लेयर हैं इंडिया के। इनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 से नवाजा गया है, अवार्ड से। पीआर श्रीजीत गोलकीपर है इंडियन हॉकी टीम में, ठीक है। फिर है इंडिया डिक्लेयर्ड लेप्रोसी फ्री इन 2005। अच्छा, इंडिया में जो है वो, इंडिया जो है लेप्रोसी फ्री है, लेकिन अभी भी जो लेप्रोसी केसेस होते हैं उसमें इंडिया का जो परसेंट है वो 60% है ओवरऑल। मतलब ग्लोबल जो भी केसेस आते हैं उसमें 60% इंडिया से आते हैं। फिर है ग्लोबल सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये आईआईटी धारवाड़ में लॉन्च हुआ है, आईआईटी धारवाड़ कर्नाटका में है। उसके बाद है ऑपरेशन सद्भावना। ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया जम्मू कश्मीर में, जो टेररिज्म से अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए, ठीक है। उनको अगर कोई सहायता या कुछ और चाहिए तो ये हेल्प करते हैं। उसके बाद दो टेम्पल हैं, चन्नाकेश्वर टेम्पल जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, याक्सी रिवर के किनारे है बेलूर में। और दूसरा होसलेश्वरा टेम्पल जो हालीबीदु में है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये अभी जो भारत की जो यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट है, यूनेस्को हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट है, उसमें ये दोनों इंक्लूडेड हैं। और भारत कोशिश कर रहा है कि इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया जाए, ठीक है। उसके बाद सेहत सर्विस, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। ये डिफेंस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं या जो अभी सर्व कर रहे हैं उनको एक तरह से होम डिलीवरी मेडिसिन देना, ठीक है। उनके घर पे मेडिसिन पहुंचाना, उससे रिलेटेड है ये। उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड का 46 रेजिंग डे था 1 फरवरी को, ठीक है। इनका मोटो है वयम रक्षा माह, मतलब वी प्रोटेक्ट। उसके बाद है स्पाइक वैक्स। ये मॉडर्ना की वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन है, जिसको यूएसए में फुल अप्रूवल मिला है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।